नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को सोनू जीके जीएस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी 2026, जो कि इसका एग्जाम डेट आउट हो चुका है। तो इसका एग्जाम डेट है दोस्तों 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों आप सभी के लिए, जो कि आपकी तैयारी को और ही बेहतर बनाएगी। तो साथियों, अगर आज का क्लास अच्छा लगे और प्रश्न अच्छा लगे तो मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है साथियों कि यदि 20 वोल्ट विभवांतर पर किसी परिपथ में 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। तो यह प्रश्न ओम के नियम से संबंधित है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। क्या दोस्तों? V बराबर आई आर। तो V दिया हुआ है दोस्तों कि 20 वोल्ट, I दिया हुआ है 4, तो हमको निकालना है दोस्तों प्रतिरोध यानी कि R। तो R बराबर होगा दोस्तों 20/4 यानी कि 4 5 20 यानी कि 5 ओम दोस्तों। क्या दोस्तों? 5 ओम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल से सबसे अधिक घुलनशील है। क्या दोस्तों? कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में सबसे अधिक घुलनशील है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि जल में सबसे अधिक घुलनशील पदार्थ इनमें से कौन है। तो इनमें से है दोस्तों सोडियम नाइट्रेट यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। और सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है दोस्तों NaNO3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। 3 कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो यह प्रश्न हम पिछले क्लास में करा चुके हैं दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि मानव में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों थायराइड ग्रंथि। क्या दोस्तों? थायराइड ग्रंथि यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। थायराइड शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों, जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाते हैं। क्या दोस्तों? थायराइड है जो कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है या बनाती है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। 4 कहता है, यह मैथ आ गया दोस्तों, मैथ का प्रश्न है। 4 कहता है कि यदि किसी संख्या का 40% 72 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा। क्या दोस्तों? कि यदि किसी संख्या का 40% 72 है तो मान लें कि संख्या x है, तो x का 40% कितना है दोस्तों? 72। परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों 100। तो परसेंटेज को काट के हमने लिख दिया बटा में 100 बराबर कितना है दोस्तों? 72। 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 2 से 36, 36 पचे कितना होता है दोस्तों? 180। और 180 का कितना परसेंट निकालना है? 25%। यानी कि 25 चौका 100, 4 चौका 16 और 4 पचे 20 यानी कि 45। कितना दोस्तों? 45 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो श्रृंखला किस फॉर्मेट में दिया है दोस्तों? 3, 7, 15, 31 और 63 के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में दोस्तों? 3, 7। तो हम लोग इसका पहले श्रृंखला बनाएंगे कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ रहा है। तो देख लेंगे दोस्तों, अगर इसमें 2 गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है दोस्तों? 3 दूनी 6 1 7। इसमें भी वही करते हैं प्रक्रिया दोस्तों। 7 गुना 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 15। तो ये 2 गुना प्लस 1 के फॉर्मेट में आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो हम लोग 63 में भी वही करेंगे, 63 गुना 2 प्लस 1 यानी कि 63 दूनी 126 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 127 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों कि अजंता की गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। क्या दोस्तों? कि अजंता की गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये भी बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लग रहा है और क्वेश्चन कैसा है दोस्तों, आप सभी के लिए हार्ड है या लूज है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्या कहता है दोस्तों? अजंता की गुफा का निर्माण मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। तो वह है दोस्तों बौद्ध धर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर दोस्तों। और
अजंता की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों पूछे, तो अजंता की गुफा है दोस्तों जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में, क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र जो कि इसका राजधानी मुंबई होता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में, कहाँ दोस्तों, औरंगाबाद, कहाँ दोस्तों, औरंगाबाद जिला में। तो आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, क्या दोस्तों, कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन है। तो यह है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या दोस्तों, कि इंदिरा गांधी नहर है जो कि भारत का सबसे बड़ी लंबी नहर है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर है जो कि पंजाब में स्थित है दोस्तों, और सतलज और ब्यास के संगम पर स्थित है दोस्तों। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, क्या दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, क्या दोस्तों, सिंगल सिटीजनशिप की व्याख्या किस देश से ली गई है, क्या दोस्तों, सिंगल सिटीजनशिप, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है दोस्तों। तो यह लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो प्रश्न संख्या 9 कहता है हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, क्या दोस्तों, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी कि ONOS कार्यक्रम मुख्य रूप से किसके लिए है, क्या दोस्तों, किसके लिए है। तो यह प्रश्न हम पिछले क्लास में भी करा चुके हैं दोस्तों कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह है दोस्तों शोधकर्ताओं एवं विद्यार्थियों को शोध पत्रिकाओं की डिजिटल पहुंच, क्या दोस्तों, शोधकर्ताओं एवं विद्यार्थियों को शोध पत्रिकाओं की डिजिटल पहुंच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय, क्या दोस्तों, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का अनुमान भारत में आधिकारिक रूप से कौन सी संस्था जारी करती है, क्या दोस्तों, कि राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में आधिकारिक रूप से कौन सी संस्था जारी करती है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेशनल इनकम का आधिकारिक रूप कौन सी संस्था जारी करती है। तो वह संस्था है दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो 11 कहता है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, क्या दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चल रही है या चाल से चल रही है। वह 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर सकती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके सॉल्यूशन करके जरूर बताइएगा कि इसकी लंबाई कितनी होगी। आइए हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसका कैसे सॉल्यूशन, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग चाल को 72 किलोमीटर प्रति घंटा है जो कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो 72 गुने 5/18 पिछले क्लास में बता चुके हैं दोस्तों कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना करते हैं। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन, यानी कि 5 का 20 हो जाएगा दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकंड। और देखेंगे दोस्तों कि अगर गति इतना दिया है दोस्तों और समय इतना दिया हुआ है तो हम लोग दूरी निकालेंगे। तो दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 गुने 25 यानी कि 500 हो जाएगा दूरी, 500 मीटर दूरी हो जाएगा दोस्तों। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है दोस्तों, 250 मीटर। तो इसमें से 250 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 250, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर दोस्तों। आप लोग सॉल्यूशन करके इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। तो प्रश्न संख्या 12 देखते हैं दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो कहता है प्रश्न संख्या 12 यदि पेंसिल, क्या दोस्तों, यदि पेंसिल को QFODJM, क्या दोस्तों, पेंसिल को QFODJM तो मार्कर का कूट क्या हुआ। तो दोस्तों हम लोग पहले इसको फॉर्मेट बनाते हैं कि कैसा फॉर्मेट में लिखा गया है, प्लस हुआ है या माइनस हुआ है या गुना हुआ है या भागा हुआ है। तो आइए देखते हैं P को क्या लिखा गया है दोस्तों, Q। तो क्या हुआ दोस्तों, P के बाद क्या आता है Q, यानी कि +1 किया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला E को क्या लिया गया है F, यानी कि इसमें भी +1 हो रहा है। N को O, क्या दोस्तों O, MNO, यानी कि N के बाद आता है दोस्तों
ओ यानी कि प्लस एक एक के फॉर्मेट में लिखा गया है दोस्तों। तो आइए उसी प्रकार लिखते हैं मार्कर को, क्या दोस्तों, MARKER, मार्कर को लिखते हैं। तो एम के बाद क्या आता है दोस्तों, N, ए के बाद आता है B, R के बाद आता है S, K के बाद आता है दोस्तों L, E के बाद आता है F और R के बाद आता है S। तो क्या हो गया दोस्तों, NBSLFS। आइए मिला लेते हैं NBSLFS, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही मिल जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13 कहता है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु का संवेग यानी मोमेंटम दोगुना हो जाए और द्रव्यमान समान रहे तो उसकी चाल क्या होगी। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना हो जाए और द्रव्यमान समान रहे तो उसकी चाल क्या होगी। तो अगर संवेग दोगुना हो जाता है दोस्तों और द्रव्यमान समान रहे तो उसका चाल भी क्या हो जाता है दोस्तों, दोगुना हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। 14 कहता है निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है दोस्तों। तो ये है दोस्तों सोडियम ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15 कहता है दोस्तों कि मानव शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक है। क्या दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन B12 के लिए अवशोषण के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक है दोस्तों। तो यह है दोस्तों इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या दोस्तों, इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है दोस्तों। क्या दोस्तों, ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन भी इसे कहते हैं दोस्तों। क्या है, प्रोटीन है दोस्तों, जो कि विटामिन B12 के अवशोषण का कार्य करता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। 16 कहता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। क्या दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो यह था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। क्या दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक। और यह इसकी स्थापना दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में किया था दोस्तों। क्या दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का संस्थापक 1320 ईस्वी में किया था। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कृत्रिम झील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है। तो वो है दोस्तों हीराकुंड जलाशय, जो कि हीराकुंड बांध से बना है। क्या दोस्तों, हीराकुंड बांध से बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते प्रश्न संख्या 18 को। तो प्रश्न संख्या 18 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। क्या दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो कि संबंधित है दोस्तों निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव से संबंधित है दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। प्रश्न संख्या 19 कहता है हाल ही में चर्चा में रहा इंडिया AI मिशन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पिछले क्लास में हम बता चुके हैं दोस्तों कि इंडिया AI मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वो था दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि इसका उद्देश्य भारत में AI अनुसंधान, नवाचार और कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ावा देना था। क्या दोस्तों, कि इसका उद्देश्य था भारत में AI अनुसंधान, नवाचार और कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ावा देना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। थोड़ा सा ग्लिच किया दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि भारत में GST लागू होने की तिथि क्या थी। GST तो हम लोग बताया था दोस्तों कि GST कब लागू हुआ था भारत में। तो वो हुआ था दोस्तों 2017 में, लेकिन किस तिथि को हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 2017 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल राइट है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। 21 कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 160 है तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों। तो देखिए हम लोग कहते हैं दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7.9, यही ना है दोस्तों। और इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 7 16। और इसमें से बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, तो वो है 9। तो बड़ी संख्या निकाल लेंगे सीधे, क्योंकि इनका योग ही कह रहा है 160। तो 160 गुने 9/16, 16 दही 160, यानी कि 10 9 90, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर दोस्तों, 90 इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को।
तो प्रश्न संख्या 22 कहता है श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला दिया है दोस्तों 5, 11, 23, 47, 95। तो उसके आगे क्या होगा तो देख लेंगे पहले दोस्तों कि 5, 11, 23 और 47 और 95 किस फॉर्मेट में लिखा गया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं किस फॉर्मेट। 5 से क्या लिखा गया है दोस्तों 11। तो यानी कि 5 में 2 से गुना करते हैं और 1 जोड़ देते हैं दोस्तों, तो 11 हमें प्राप्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं 11 से हमें क्या प्राप्त करना है 23। तो 11 में भी वही करते हैं दोस्तों, 11 गुना 2 प्लस 1 कर देते हैं तो 23 प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि गुना 2 प्लस 1 के फॉर्मेट में आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो 95 में 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 190 और 1 जोड़ देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 191। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। प्रश्न संख्या 23 कहता है दोस्तों यदि किसी वस्तु का वेग, क्या दोस्तों, यदि किसी वस्तु का वेग स्थिर है, क्या दोस्तों, यदि किसी वस्तु का वेग स्थिर है तो उस पर कार्य करने वाला परिणामी बल कितना होगा। क्या दोस्तों, तो उस पर कार्य करने वाला परिणामी बल कितना होगा। तो वह होगा दोस्तों कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार अगर वेग स्थिर है तो परिणामी बल 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। तो 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपचायक, क्या दोस्तों, अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो यह है दोस्तों हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। प्रश्न संख्या 25 कहता है दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। क्या दोस्तों कि मानव में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होता है दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों पैरोटिड। पिछले क्लास में हम लोग करा चुके हैं इस प्रश्न को दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा इसका। मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होता है, तो वो होता है पैरोटिड। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। प्रश्न संख्या 26 कहता है कि तारीख है फिरोज शाही के लेखक कौन है। क्या दोस्तों, तारीख है फिरोज शाही के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका उत्तर है दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी। क्या दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है दोस्तों। तारीख है फिरोज शाही के लेखक थे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है दोस्तों। तो यह है दोस्तों बैरन द्वीप में, यानी कि अंडमान एवं निकोबार में। क्या दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो आइए देखते प्रश्न संख्या इनकी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते प्रश्न संख्या 28 को। प्रश्न संख्या 28 कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो वो भाग है दोस्तों भाग 4 के ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते प्रश्न संख्या 29 को। प्रश्न संख्या 29 कहता है हाल ही में वर्षा में चर्चा में रहा, हाल के वर्षों में चर्चा में रहा गगनयान मिशन किससे संबंधित है। क्या दोस्तों, हाल के वर्षों में चर्चा में रहा गगनयान मिशन किससे संबंधित है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो यह संबंधित है दोस्तों मानव अंतरिक्ष मिशन से। क्या दोस्तों, मानव अंतरिक्ष मिशन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते प्रश्न संख्या 30 को। प्रश्न संख्या 30 कहता है यदि पेन बराबर 35 और बुक बराबर 47, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, 47 नहीं 43, 47 के जगह पर क्या दोस्तों 43 हो, तो उसी पैटर्न में कॉपी को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग दोस्तों पेन को क्या लिखा जा रहा है, पेन को 35 लिखा जा रहा है दोस्तों। तो पेन को अगर सभी को लिखें दोस्तों तो पी के स्थान पे आता है दोस्तों, तो वो आता है दोस्तों 16 स्थान पे, ई आता है 5 स्थान पे, और एन के स्थान पे आता है दोस्तों तो वो आता है 14वां। और सभी को जोड़ते हैं दोस्तों तो 35। इसी प्रकार बुक 47 पे आता है दोस्तों। तो क्या हुआ है दोस्तों, सबको ऐड कर दिया गया है। तो कॉपी के स्थान पे आएगा दोस्तों, तो कॉपी आएगा 65। क्या दोस्तों, कॉपी का 65 लिखा जाएगा दोस्तों,
यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या 1 को 65 बनाते हैं, तो यही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। प्रश्न संख्या 31 का था दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ने पर उनका अनुपात 7:9 हो जाता है तो छोटी संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं, हम लोग मान लेंगे अनुपात में एक शामिल है, तो इसको बनाते हैं पहले इक्वेशन के फॉर्म में। 5x/7x प्लस कितना दोस्तों 12, इसमें भी कितना प्लस 12, और इसका अनुपात हो जाता है 7:1। तो इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं दोस्तों, तो x बराबर निकलता है 6, और छोटी संख्या इसमें से कौन है दोस्तों, यानी कि 5। तो 6 5 कितना हो जाता है 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। प्रश्न संख्या 32 कहता है कि श्रेणी को पूरा कीजिए। क्या दोस्तों, श्रेणी को पूरा कीजिए। तो श्रेणी दिया हुआ है दोस्तों 2, 6, 15, 31, 56, और उसके आगे क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग किस फॉर्मेट में लिखा गया है। 2, 6, 15, 31, उसके बाद 56। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अगर इसमें हम 2 के स्क्वायर जोड़ देते हैं दोस्तों तो हो जाता है 6, यानी कि 2 का स्क्वायर 2, यानी कि 4, 4 + 2 6। इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ देते हैं दोस्तों तो हो जाता है 3 3 9 6 15। इसमें 4 का स्क्वायर जोड़ देते हैं तो 4 4 को 16 15 31, में 5 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 5 5 25 और 31 कितना हो जाता है दोस्तों 56। तो आगे में हम जोड़ देंगे दोस्तों 6 के स्क्वायर, यानी कि 6 6 का 36, और 56 36 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा दोस्तों 92, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। तो प्रश्न संख्या 33 कहता है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है। क्या दोस्तों, वस्तु का द्रव्यमान दिया है 5 kg, उस पर 40 न्यूटन का बल लगाया जाता है। कितना दोस्तों, 40 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो 5 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा। तो दोस्तों ये न्यूटन के पहला नियम से संबंधित है। F बराबर m में से दिया हुआ है दोस्तों, F बराबर दिया हुआ है 40 न्यूटन, m बराबर दिया हुआ है 8, तो A बराबर निकालेंगे तो A बराबर हो जाएगा 40/8, यानी कि 5, और 5 सेकंड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है दोस्तों। तो हम लोग निकाल लेंगे V बराबर V बराबर UT से। क्या दोस्तों, V बराबर UT से, तो ये हो जाएगा दोस्तों, V बराबर UT नहीं AT, V बराबर AT से, तो हो जाएगा दोस्तों 5 × 5, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को। प्रश्न संख्या 34 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक पदार्थ को बताना है आप सभी को। तो बताइए कि इनमें से ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वे हैं दोस्तों KMnO4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। आइए देखते प्रश्न संख्या 35 को। प्रश्न संख्या 35 कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। क्या दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वह है दोस्तों अस्टेपिस। हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं कि अस्टेपिस मानव शरीर की छोटी हड्डी होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, कान में। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है दोस्तों, जांघ में। कहाँ दोस्तों, जांघ में। मानव शरीर के जांघ में पाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मानव की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस होते हैं दोस्तों। तो आइए देखते प्रश्न संख्या 36 को। प्रश्न संख्या 36 कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का श्रेय किस आक्रमणकारी को दिया जाता है। क्या दोस्तों, कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का श्रेय किस आक्रमणकारी को दिया जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में किसका हाथ है। तो उसका हाथ है दोस्तों बख्तियार खिलजी का हाथ है दोस्तों। किसका दोस्त, बख्तियार खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करें कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया था दोस्तों, तो वो किया था दोस्तों 1193 के आसपास में किया था दोस्तों। और हम लोग बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन बनाया था दोस्तों, तो वे थे दोस्तों समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के अति थे दोस्तों, संस्थापक समुद्रगुप्त। क्या था दोस्तों, समुद्रगुप्त। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 कहता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो हम लोग पिछला क्लास में इस प्रश्न को करा चुके हैं दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो वो है दोस्तों यमुना नदी, जिसकी लंबाई लगभग है दोस्तों 1376 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 1376
76 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में बात करें तो वह है दोस्तों गंगा। क्या दोस्तों? गंगा, जो कि इसका लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर। इसको बहुत ही आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 38 को। प्रश्न संख्या 38 कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? क्या दोस्तों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? तो वो है संबंधित दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिलिंग से संबंधित है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को। प्रश्न संख्या 39 कहता है हाल ही में भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना के लिए प्रमुख निवेश किस राज्य में किया गया है? क्या दोस्तों? कि हाल ही में भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना के लिए प्रमुख निवेश किस राज्य में किया गया है? तो वो राज्य है दोस्तों गुजरात। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आज का क्लास कैसा लग रहा है और अभी तक के प्रश्न में आपको कितना उत्तर सही हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताना। तो आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 40 को। प्रश्न संख्या 40 कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है। क्या दोस्तों? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 240 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 10% की हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्या दोस्तों? तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि इसका कुल टोटल विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों। मान लेंगे कि क्रय मूल्य था 100। क्या दोस्तों? मान लेंगे क्रय मूल्य था 100। 20% लाभ पर तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। और 10% हानि कहता है दोस्तों कितना 10% हानि। तो 10% हानि तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 90। तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना हुआ दोस्तों 30। और दिया हुआ दोस्तों 240 रुपया में। यानी कि एक बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों 80। 30 बराबर 240 दिया हुआ है तो एक बराबर कितना हो जाएगा 80। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 8 दाहियों 800 सॉरी 100 8 800। यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते प्रश्न संख्या 41 को। प्रश्न संख्या 41 कहता है दोस्तों कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन तथा 27 दिन में पूरा करते हैं। दोनों साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 6 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? पहले प्रश्न को समझिएगा दोस्तों कि ए और बी किसी कार्य को कितना दिन में करता है। एक करता है 18 दिन में तथा बी करता है 27 दिन में। दोनों मिलकर अगर हम लोग बात करें तो कितना कार्य हो जाएगा दोस्तों दोनों का? तो 18 और 27 का एलसीएम लेते हैं तो हो जाता है 54। कितना दोस्तों 54। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये इस कार्य को एक दिन का कार्य, क्या दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे एक दिन का कार्य। तो एक दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों 54/18 यानी कि 3। और बी के एक दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों 54/27 यानी कि 2। बी के एक दिन का कार्य हो जाएगा दोनों का कुल कार्य निकालेंगे तो हो जाएगा एक दिन का 5। तो 6 दिन का कितना हो जाएगा दोस्तों 30। तो हम लोग देख लेंगे कि 30 दोनों मिलकर काम कर लिया तो बच गया कितना तो 24। तो 24 काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों? तो एक दिन में करता है 2 काम। तो 24 काम को कितना दिन में करेगा यानी कि 24/2 यानी कि 12 दिन में। सॉरी दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, कुछ त्रुटि हो गया है तो इसका ऑप्शन बना लेंगे। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 यानी कि ऑप्शन नंबर ई दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 42 को। प्रश्न संख्या 42 कहता है कि यदि दिल्ली बराबर 35 तथा पटना बराबर 55 हो तो उसी नियम को मुंबई का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके सॉल्यूशन करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि मुंबई का मान क्या होगा दोस्तों। तो यह उसी टाइप का प्रश्न है दोस्तों जो पहले हम लोग सॉल्यूशन करा चुके हैं पहले के क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 65। आप लोग सॉल्यूशन करके देख लेना। कोडिंग इसको बनाने का दोस्तों कि डी बराबर 4 ई बराबर 5 एल बराबर भी वैसे करके जोड़ लीजिएगा तो आ जाएगा आपको। मुंबई बराबर भी जोड़ लीजिएगा तो आपको आंसर फाइंड हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 43 को। प्रश्न संख्या 43 कहता है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 20 जूल है। यदि उसका वेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो दोस्तों हम लोग अगर बात करें गतिज ऊर्जा को तो गतिज ऊर्जा के वेग अगर दुगना कर दिया जाए तो दोस्तों तो गतिज ऊर्जा भी
चौगुना हो जाती है। अगर 2 गुना किया जाए तो 4 गुना हो जाती है, और 4 गुना किया जाए तो 16 गुना हो जाती है, यानी कि स्क्वायर के रूप में बढ़ती जाती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं 20 जूल का रहा है दोस्तों, और दुगुना कर दिया यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो 20 चौका 200 चौका 800, कितना जूल हो जाएगा दोस्तों? 800 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 44 को। 44 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से सबल अम्ल कौन है। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इनमें से सबल अम्ल है दोस्तों HCl। क्या दोस्तों? HCl है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 45 को। प्रश्न संख्या 45 कहता है कि मानव शरीर में डीएनए का नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है। डीएनए का नियंत्रित केंद्र की बात करें दोस्तों तो वो होता है दोस्तों केंद्र, यानी न्यूक्लियस ही है जो कि डीएनए का नियंत्रण केंद्र है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 46 को। 46 कहता है अकबरनामा की रचना किसने की थी। क्या दोस्तों? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है। अकबरनामा की रचना की थी जो कि अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 47 को। प्रश्न संख्या 47 कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा सामान्यतः किस कारण से होता है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है। तो वो होता है दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। क्या दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 48 को। प्रश्न संख्या 48 कहता है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। क्या दोस्तों? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस अनुच्छेद में महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग की अनुच्छेद के वर्णित है दोस्तों। तो यह अनुच्छेद 61 में है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 49 को। तो प्रश्न संख्या 49 कहता है भारत सरकार द्वारा, क्या दोस्तों? भारत सरकार द्वारा विकसित भाषाहीनी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो ये हम बस इसके पीछे वाला क्लास में बता चुके हैं दोस्तों कि भाषाहीनी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वह है दोस्तों भारतीय भाषाओं में AI आधारित भाषा अनुवाद एवं डिजिटल सेवाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 50 को। और ये आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर ही दीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 50 क्या कहता है कि एक वस्तु को 20% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य 1920 है। यदि वस्तु पर 25% लाभ कमाया गया है। क्या दोस्तों? कि 20% छूट देने के बाद इतना में बेचा गया, और बेचने के बाद इसे 25% में 25% का लाभ कमाया गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों हम लोग फार्मूला से चलते हैं। तो फार्मूला होता है दोस्तों कि विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ परसेंट। तो 100 प्लस लाभ परसेंट कर देंगे दोस्तों, तो 125 होगा। 25 चौका 100, 25 पचे 125, इससे काट लेंगे दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? 15, 5 8 40 और 5 का 20, और ये दोनों को मल्टीपल कर लेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 1536, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तो धन्यवाद। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।